हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मेरा ये क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा कि इस वीडियो में जितने भी स्टॉक्स के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं वो किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए, और फाइनेंशियल एडवाइजर आपका सेबी रजिस्टर्ड हो तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो का टॉपिक मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में हम बात करने वाले। इंश्योरेंस सेक्टर के आप देखेंगे आज के दिन मोस्ट ऑफ द सारे स्टॉक्स क्रैश हुए बुरी तरह से। सबसे पहले आप एचडीएफसी देख सकते हैं। अगर आप ऊपरी लेवल से एकदम नीचे की गिरावट देखें तो 6-6.5% क्रैश हो गया था। उसके बाद एसबीआई की बात करें, एसबीआई लाइफ की बात करें, सॉरी एसबीआई लाइफ की बात करें तो वो भी लगभग 6-6.5-7% क्रैश था। मैक्स फाइनेंशियल्स की बात करें, इसका भी इंश्योरेंस का बिजनेस है, या 8% डाउन था। लेकिन आईसीआईसीआई प्रू एक पॉजिटिव नोट में था, हालांकि डिप आया लेकिन फिर से वो बाइंग मोड पे भी चला गया, एकदम से पॉजिटिव में बंद हुआ। इसके पीछे में भी कारण बताऊंगा कि क्यों ये स्टॉक रिकवर कर गया, बाकी इतना ज्यादा नहीं कर पाए। उसके पीछे भी एक कारण है सबसे बड़ा, और उसके पीछे जो कारण है वो इनका एक रेगुलेटर है, IRDAI। तो ऐसा क्या हुआ क्या नहीं, चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हैं, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ stocks stumble over 6% amid reports of IRDA plan to introduce cap on insurance business emerging from the banks। तो इसका मैं सीधा सा आपको एक पॉइंट बता दूं कि जैसे एचडीएफसी लाइफ है या एसबीआई लाइफ है, ये आपको पता होगा कि एचडीएफसी लाइफ एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी है, एसबीआई लाइफ एसबीआई बैंक की सब्सिडरी है। तो होता क्या है ना, बैंक के थ्रू भी इंश्योरेंस बेचा जाता है, तो उसको लेके आरडीआई जो है कुछ कैप लगाने वाला है कि बैंक के थ्रू भी जो इन कंपनियों को बिजनेस मिलता था उसके ऊपर कैप लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इनका बिजनेस, इनका जो रेवेन्यू है वो कम होने के चांसेस हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स आज इतने भयंकर तरीके से एकदम से गिरे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, अगेन मैं ये कहना चाहूंगा, ये खबरें जो है अभी रिपोर्ट्स के द्वारा निकल के आ रही है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द IRDAI हैज एक्सप्रेस्ड concern regarding insurance business dependency on bank insurance. The IRDAI has likely, अभी मैं अगेन एक शब्द को हाईलाइट करना चाहूंगा, लाइकली होना यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, यानी कि अभी तक ये हुआ नहीं है, वो सोच रहे हैं ऐसा करने की। आस्क इंश्योरर टू लिमिट बिजनेस जनरेटेड थ्रू बैंक्स टू 50%। यानी कि बैंक जैसे एचडीएफसी लाइफ या एसबीआई लाइफ, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे वो 100 रुपए कमाते हैं ओवरऑल, तो 100 रुपए में से 80 से 90 रुपए उनका जो है उनके बैंक्स की तरफ से उनको बिजनेस मिलता था, 20 रुपए वो सिर्फ अपनी तरफ से कमाते थे। हालांकि सर्विस तो वही दे रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर है वो बैंक के थ्रू आ रहा था, और जो बैंक के थ्रू कस्टमर आ रहा था उससे 80 रुपए वो कमा रहे थे और बाकी 20 रुपए वो खुद से कमा रहे थे। तो IRDAI जो इनकी रेगुलेटरी बॉडी है वो इस पे कैप लगाने वाली है कि बैंक के थ्रू आप सिर्फ 50 रुपए ही कमा सकते हैं। अगेन मैं ये एग्जांपल के लिए आपको कह रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो बीच का गैप है यहाँ पे उनको दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड नेम्स है इनके साथ, तो आप ये देख ही सकते हैं कि ये कमबैक कर सकती हैं। लेकिन हाँ, बिजनेस में कुछ टाइम के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम जरूर आने वाली है अगर ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं। अगेन मैं ये कह रहा हूँ, ये चीज जो है अभी रिपोर्ट के थ्रू निकल के आई है, अभी ये हुआ नहीं है। लेकिन आपको पता है कि मार्केट में जो है शेयर्स जो है वो रिपोर्ट्स के थ्रू जब इधर उधर से न्यूज आती है तभी रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल न्यूज कब आएगी कब नहीं, ये किसी को पता नहीं होता है। तो की पॉइंट्स ऑन द ड्रॉप इन द लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स आप देख ही सकते हैं, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस शार्पली डाउन गए 7 से 8% के आसपास। द IRDA प्रपोजल, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी मैंने बता ही दिया, मे लिमिट द शेयर ऑफ बिजनेस कमिंग फ्रॉम बैंक इंश्योरेंस सोल्ड थ्रू बैंक्स टू 50% ऑफ टोटल सेल्स। यही जो मैं आपको 100 रुपए वाला एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिया। तो करंट सिचुएशन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी लाइफ इंश्योरेंस का कैसे कैसे वो पैसा कमाते हैं। द एसबीआई लाइफ, 90% ऑफ इट्स बिजनेस कम्स फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि एसबीआई लाइफ अगर 100 रुपए कमाता है तो 100 में से 90 रुपए उनको जो हेल्प मिलती है वो स्टेट बैंक के थ्रू उनको हेल्प मिलती है। एचडीएफसी लाइफ का भी यहाँ पे यही पॉइंट है, 85% पैसा है वो एचडीएफसी बैंक के थ्रू आता है,
मैक्स लाइफ का भी करें तो 90% ऑफ इट्स बिजनेस कम्स फ्रॉम द एक्सिस बैंक। आपको शायद पता होगा कि एक्सिस बैंक की सब्सिडरी है मैक्स लाइफ। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, अराउंड 50% ऑफ इट्स बिजनेस कम्स फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था वीडियो की शुरू में कि आईसीआईसीआई प्रू में इतनी गिरावट नहीं दिखी, और गिरावट होने के बाद भी वो अगेन अच्छे से रिकवरी कर पाया एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ के अगेंस्ट में, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एसबीआई 90%, एचडीएफसी लाइफ 85%, मैक्स लाइफ 90%। हालांकि झटका तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ को भी लगेगा, लेकिन झटके का स्तर कम है, क्योंकि वहां पे सिर्फ 50% है, वहां पे 19, 85, 90 है। तो ऑब्वियस सी बात है इंपैक्ट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे कम होगा, इसीलिए उनका स्टॉक भी जल्दी रिकवर कर गया। तो रीजन फॉर रेगुलेशन आईआरडीए इज कनेक्टेड अबाउट द ओवर डिपेंडेंसी ऑफ इंश्योरर ऑन बैंक्स। A risk to bank could severely impact insurer and policy holder। तो उनको ये लगता है कि ओवर डिपेंडेंसी है एंड अ रिस्क टू बैंक कुड सेवरल इंपैक्ट ऑन इंश्योरर एंड पॉलिसी होल्डर। इन दोनों इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर पे इंपैक्ट पड़ सकता है, इसी वजह से वो इस चीजों पे कैप लगाने की सोच रहे हैं। अगेन मैं ये कह रहा हूं, ये चीजें अभी रिपोर्ट के थ्रू हैं, एक्चुअल चीजें अभी पूरी तरह से आई नहीं है। मिस सेलिंग कंसर्न भी उनको लग रहे हैं। दूसरा पॉइंट उनका सबसे मेन है मिस सेलिंग कंसर्न। द मूव कम्स आफ्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन emphasizes the need to address mis-selling practices in the insurance sector। आपको ये चीजें शायद पता भी होंगी कि इंश्योरेंस सेक्टर में मिस सेलिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कंपनी करती है, लेकिन बहुत ज्यादा होती है। तो इस चीज को रोकने के लिए भी ये कदम उठाए जा रहे हैं। On the gradual reduction, IRDA is likely to provide a glide path or a gradual timeline for insurance to reduce their dependency और बैंक इंश्योरेंस। तो यहाँ पे IRDA ये सब चीजें एकदम से नहीं करेगा, वो टाइम देगा इन चीजों के लिए कि धीरे धीरे आप अपनी डिपेंडेंसी कम करिए। अगेन मैं ये कह रहा हूँ, ये चीजें रिपोर्ट के थ्रू है, यहाँ पे आप शब्द देख ही सकते हैं, लाइकली लिखा हुआ है, अभी उन्होंने किया नहीं है, और कब करेंगे कब नहीं है किसी को पता नहीं होता है। Monitoring period, IRDA plans to observe the impact of this regulation for the next few months। तो ये सब करने के बाद IRDA कुछ टाइम तक रेगुलेट भी करेगा इन चीजों को, करीब से देखेगा कि क्या इम्पैक्ट इसका हो रहा है। उसके बाद हो सकता है वो अपना कुछ भी डिसीजन ले। The Max Financial Services saw the steep down drop of 8%, slightly to trade, HDFC Life 5%, 6%। What is bank insurance? It's a partnership between a bank and an insurance company where the bank sells insurance product to its customer। It is a major sales channel for these insurer। तो आप देख ही सकते हैं, ये काफी छोटी सी अपडेट थी, लेकिन हाँ इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है, खास तौर पे एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ एंड मैक्स लाइफ पे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे भी इम्पैक्ट जरूर होगा, लेकिन इन तीनों ही प्लेयर से थोड़ा कम होगा, इसलिए वो ग्रीन में बंद होने में कामयाब भी रहा। तो उसके बाद कंपनी, अगर तीनों ही कंपनी के बारे में देख लें तो 5 साल के रिटर्न्स, एचडीएफसी लाइफ तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है, 14% के रिटर्न। एसबीआई लाइफ देखे तो 48% के रिटर्न है, थोड़ा फिर भी उससे ठीक ठाक है। और मैक्स फाइनेंशियल्स तो 123% के धमाकेदार रिटर्न्स है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे रिटर्न्स ज्यादा होते हैं वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी तगड़ी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्स फाइनेंशियल्स में जब सबसे ज्यादा वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो 5 साल में 37। तो इंश्योरेंस सेक्टर अगर ओवरऑल देखें तो सब अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से। तो ये देखने वाली बात होगी कि ऑलरेडी ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या और भी स्टॉक्स की पिटाई होगी या नहीं, ये तो टाइम ही बताने वाला है। उसके बाद कुछ बैलेंस शीट्स वगैरह भी इन स्टॉक की एक बार थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर लेते हैं। एचडीएफसी लाइफ 1,41,000 करोड़। उसके बाद ईयरली नंबर सीधा जंप कर लेते हैं, 2013 से देख लेते हैं, 447, 725, 786, 1278, 1297, 1361। ऊपर आप यहाँ पे ईयर पढ़ सकते हैं, 1327, 1368, 1574, 1693। तो आप देख ही सकते हैं कंपनी कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट तो कमाने में कामयाब हो रही है। उसके बाद सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, 50% प्रमोटर, एफआईएस के बाद 25, 25.5, डीआईएस के बाद 14 के आसपास, पब्लिक 10% के आसपास। उसके बाद एसबीआई लाइफ भी देख लेते हैं, 1,47,000 करोड़ की कंपनी, आसपास ही है, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। एलआईसी यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेयर है, आपको बता दूं 2013 से इनके भी नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईयर देख सकते हैं, 630, 728, 815, 844, 955, 1050, 1327, 1506, 1721, 1894, 2181। उस पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं,
55%, प्रमोटर एफआईएस के पास 25%, डीआईएस के पास 15%, पब्लिक के पास 4% की हिस्सेदारी है, बहुत ही मामूली सी। तो वेल बैलेंस्ड इनकी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह हर चीज है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आप देख सकते हैं 1 लाख करोड़ की कंपनी है। उसके बाद इनका भी अगर प्रॉफिट देख लें 2-3 साल का, 1067, 956, 759, 813, 851, 876, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो मैं अगर बाकी दो कंपनियों के कंपैरिजन में करूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है ईयरली बेसिस पे, थोड़ा सा फ्लैट नंबर्स हैं इस कंपनी के, लेकिन फिर भी आईसीआईसीआई का बड़ा नाम है तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रमोटर्स 73%, एफआईएस 13% ही मान लीजिए, डीआईएस 9%, पब्लिक 4-4.5% के आसपास की है। तो उसके बाद मैक्स की बात कर लेते हैं। मैक्स 40,000 करोड़ की कंपनी है, तो ये एक मिड कैप शेयर है, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। और आपने देखा भी होगा कि इसके 5 साल के रिटर्न्स जो है बाकी 3 प्लेयर्स से काफी ज्यादा थे, 123% के रिटर्न थे। इसके भी नंबर्स हम देख लेते हैं। 2-3 साल के पिछले 273, 560, 318, 452, 393, 416, तो एक मिड कैप कंपनी के हिसाब से नंबर्स जो है थोड़े ऊपर नीचे है, पर ठीक है। एक्सिस बैंक की ये सब्सिडरी है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे 3% प्रमोटर, एफआईएस के बाद 46%, डीआईएस के बाद 43%, पब्लिक के पास भी आप देख सकते हैं 6% के आसपास है। तो काफी वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका भी है। तो कुल मिला के ये सब एक जो है अभी रिपोर्ट के थ्रू न्यूज आई, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स एकदम से क्रैश हुए आज के दिन। और इसका लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये तो जब पूरी तरह से खबरें, पूरा फ्रेमवर्क जब वगैरह हो जाएगा, उसके बाद 2-3 क्वार्टर्स के नंबर्स भी आपको देखने पड़ेंगे कि किस तरह से ये कंपनियां जो है अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कदम उठाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो वैसे भी अगर इस सेक्टर की बात करी जाए, अगर हम सेक्टर की बात कर लेते, तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है। टोटल लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया देख लेते हैं एक बार कितना है। रजिस्टर्ड 24 प्लेयर है। मार्केट साइज मुझे देखना था। तो लाइफ इंश्योरेंस इज इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू वर्थ 1,111.5 billion in 2014. This is a significant increase for the 2018 when the market was worth 41। तो काफी अच्छी ग्रोथ हुई है पिछले कुछ सालों में, आप देख ही सकते हैं। और ये सेक्टर मुझे वैसे भी लगता है कि बहुत ही ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है, यानी कि बहुत ही कम लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस वगैरह हो सकता है। अगर आप भी अपने आसपास के लोगों से पूछेंगे, आप खुद का भी, आई थिंक मेरे को लगता है जितने बंदे वीडियो देख रहे होंगे उनमें से बहुत ही कम लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस वगैरह होगा। लेकिन आने वाले टाइम पे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, आई थिंक आप देख भी सकते हैं, द डिमांड फॉर द लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया इज ग्रोइंग due to the increasing awareness of the financial security among the country's middle class। तो आप देख ही सकते हैं ये चीजें। इंडिया's insurance penetration in the life insurance sector was 3% in the 2022, which is higher than the global average and twice that of emerging markets। Indian insurance industry is expected to grow at average rate of 9% per year over the next decade। तो आने वाले 10 सालों में 9 से 10% की ग्रोथ एंटिसिपेटेड है यहाँ पे। और अंडर पेनिट्रेटेड है, ओनली 3% पॉलिसीज अभी पूरे ओवरऑल इंडिया में बिकी हुई हैं, जो कि बहुत ही कम है। मुझे लगता है कि आने वाला टाइम में एक बहुत बड़ी ग्रोथ आना बाकी है। लेकिन हाँ, एक ऐसा है ना, एक एनर्जेटिक सेक्टर नहीं लगता कि यार क्या ही है लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनेंशियल गोल वगैरह, अगर आप किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएंगे तो वो ये चीज आपको जरूर रिकमेंड करेगा, क्योंकि इसके बिना तो वो आपको इन्वेस्टिंग करने के लिए सीधा मना ही कर देगा। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, वो सीधा बोलेगा पहले आप इंश्योरेंस करवाइए। ये चीजें वो आपको आपके वेल्थ जनरेटिंग जर्नी में जरूर करने को बोलेगा, और बोलेगा कि इसके बिना तो आपको बिल्कुल आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। और ये मुझे भी लगता है कि आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके पास ये बेसिक चीजें जरूर होनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, यार खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया या आपके परिवार में कोई बीमार पड़ गया और उसमें 5-6 लाख रुपए का खर्च आ गया, तो आपको एकदम से इतना पैसा अरेंज करने में बहुत मुश्किल होगी। और यहीं पे ये कंपनियां काम आती हैं। ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन आप हेल्थ इंश्योरेंस को भी इससे जोड़ के देख सकते हैं। तो वहां पे आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेके रखते तो वहां पे आपका मोटा खर्चा बच जाता है, क्योंकि आप छोटा छोटा जो प्रीमियम दे रहे होते हैं
वही प्रीमियम कंपनी फिर आपको जब जरूरत पड़ती है तो वो आपके बिल्स चुकाती है। हालांकि इसमें अभी बहुत सारी अवेयरनेस की कमी है और काफी धोखेबाजी भी होती है, मिस सेलिंग भी होती है, जिसकी वजह से IRDAI ये कदम उठाने जा रही है। तो वैसे भी गवर्नमेंट ने कहा था कि इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स वो करेंगे, तो धीरे धीरे ही स्टेप्स लिए जाते हैं। वो एकदम से पूरे सुधार नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं चीजों को और उसके बाद ही एक्शन लेते हैं। हालांकि इस चक्कर में इन कंपनीज को पेन होता है, लेकिन हाँ, आने वाले टाइम पे धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें सुधरती जाएंगी, ये सेक्टर और निखरता जाएगा और ट्रांसपेरेंसी इसमें आती जाएगी। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय।